बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का दूसरा अध्याय और उसमें भारत की शक्ति और सीमा शीर्षक के अंतर्गत हम लोग उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार अहमदनगर के किले में खुदाई का काम करने की अनुमति आगे नहीं मिलने से वहाँ के अधिकारियों द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली और उन्हें जो है भारत के अतीत के बारे में, भारत के वर्तमान को जोड़ते हुए भारत के अतीत के बारे में लिखने के लिए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ा। और वो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, यानी कि इसका पता लगाना और ये बहुत कठिन है। पर उसके पतन के जो है हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं, यानी कि जो वर्तमान समय में जिस तरह से ये पतन हो रहा है, भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। और इसी विकास के पीछे, इसी तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। हौसलामंद यानी कि जिसमें आगे बढ़ने का हौसला हो, आगे बढ़ने का उत्साह हो। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। और यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो अब इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। गुत्थी यानी कि ये जो उलझन है, ये जो उलझी हुई चीज़ें हैं, इसको सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। उत्तरोत्तर मतलब दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे दिन बीतता है और गिरावट उसमें आभास होना मतलब महसूस होना। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। उद्यम यानी परिश्रम। उद्यम का अर्थ है यहाँ पर परिश्रम से। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। तो जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है, यानी कि जीवन जीने की इच्छा ही कम होती जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता था। कि जहाँ जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदना मतलब उसको तोड़ना, उसको जानना और उसके लिए प्रयास किया था, वहीं शब्दाडंबर से लैस मतलब जुड़े हुए। भाष्यकार कहते हैं मूल ग्रंथ की व्याख्या लिखने वाला। भाष्यकार कहते हैं मूल ग्रंथ की, यानी कि जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ की व्याख्या कि उसमें क्या वर्णन है, व्याख्या लिखने वाला। मूल ग्रंथ की व्याख्या लिखने वाला, तो उसको भाष्यकार कहते हैं। तो यहाँ पर भाष्यकार उसकी जगह लेने लगता है और भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। तो यहाँ पर किस तरह से परिवर्तन हो रहा था और किसकी जो पहले से परंपरा से जो बन रहा था उसकी जगह कौन ले लेता है, इन सब में जो है परिवर्तन आता है। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह
अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी। साहसिक कार्यों की लालसा यानी कि अपने साहस और उद्यम से जो है काम करने की प्रवृत्ति। छलकती हुई ज़िंदगी यानी कि अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत करना, और जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। और इसी जीवन शैली के कारण, यहाँ की इसी संस्कृति के कारण, जीवन शैली के कारण, जीवन के तरीके के कारण इसकी जो है वो दूर के देशों में भी, सुदूर देश मतलब बहुत दूर के देशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार होने लगा था। और उसके स्थान पर क्षीण हो चली, प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली, और मूर्ति पूजा जो है वो उसकी जगह आ गया, और संकीर्ण रूढ़िवादिता यानी कि जो परंपरा से चली आ रही थी उसकी सोच जो है बहुत संकुचित हो गई। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा और मूर्ति पूजा दिनों दिन बढ़ता गया। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। तो यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। ध्वंसावशेष कहते हैं कि टूटे फूटे बचे हिस्से। ध्वंस का मतलब होता है टूटा फूटा, और अवशेष कहते हैं बचे हिस्से। तो इससे किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही, लेकिन पूरी तरह से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई और यहाँ पर लगातार वो चीज़ें बनी रहीं। निरंतरता कहते हैं लगातार, निरंतरता लगातार बनी रहने वाली। तो निरंतरता का अर्थ है यहाँ पर लगातार, बराबर, सर्वदा, लगातार, बराबर, सर्वदा यानी हमेशा। तो ये चीज़ें जो है वो निरंतर बनी रहें। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागृत होना, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। सामंजस्य कहते हैं कि अनुकूलता, विषमता न होना। सामंजस्य सामंजस्य कहते हैं संगति को, अनुकूलता, अनुकूलता इसका अर्थ जो है वो विषमता ना होना, यानी कि इसमें कोई अलग अलग चीज़ें ना होना। सामंजस्य में बैठाए रहना, मिलकर, सामंजस्य बैठाना मतलब मिलकर और उसमें समानता के आधार पर मिलकर किसी चीज़ को करना।
तो इसमें जो है पुराने के उस अंश को बचाना, जो प्राचीन संस्कृति थी, जो जीवन शैली थी, जो तरीका था, उसको बचाना, उसको जो है, और उसके साथ जो है नए को, यानी कि जो नई चीज़ें आ रही थी, जो नए नए विषय आ रहे थे, उनमें जो है सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई, यानी कि बाहरी ढांचा तो वही रहा और अंदर की चीज़ें बदल गईं। ऐसी लालसा मतलब इच्छा, चाहत, जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। तो प्राचीन और नवीन यानी कि बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही थी। दूसरे देशों में भी बहुत सारे विज्ञान तकनीकी जो है प्रयोग हो रहे थे, तो उसके आधार पर वो सभी देश आगे बढ़ रहे थे और भारत इस दिशा में पीछे रह गया था। तो नए और पुराने का सामंजस्य स्थापित करने के लिए, दोनों को लेकर चलने के लिए, तो इस प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा जो है बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी, यानी कि इसी इच्छा के द्वारा भारत में भी जो है वो आगे बढ़े और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी और नए विचारों को जो है स्वीकार करने की, आत्मसात करना यानी कि स्वीकार कर लेना, तो स्वीकार करने की सामर्थ्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य कहते हैं शक्ति को। तो इस तरह से यहाँ पे उनको नए और पुराने को बनाए रखने के लिए कि पुरानी चीज़ें यहाँ से ख़त्म ना हो, उनकी पहचान बनी रहे और नए के साथ भी मेल बना रहे, दोनों में सामंजस्य हो, मिलकर जो है वो समानता हो, विषमता ना हो। अब नेहरू जी कहते हैं कि भारत की तलाश, भारत क्या है, भारत माता क्या है, तो भारत की तलाश के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी पुस्तक में लिखा है। वे कहते हैं कि पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। यानी कि भारत की बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना, समझा, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। भारत की समझ कि ये भारत है क्या, इसकी संस्कृति, यहाँ का जीवन, यहाँ का ज्ञान, विज्ञान और बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, यहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो ये सारी चीज़ें, ये इसकी समझ तो उनके अंदर आई, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं मिला। यानी कि वो उससे बहुत खुश नहीं थे उतनी जानकारी से, और न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था, और वो जिस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि वर्तमान, ये किताब नेहरू जी जिस समय लिख रहे थे उस समय की स्थिति से वो अवगत कराते हैं कि वो मध्य युग था, भयंकर गरीबी थी, दुर्गति थी, यानी कि मनुष्य का जो है, मानव की बहुत बुरी स्थिति थी, और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। और जो मध्य वर्ग होता है, एक तो उच्च वर्ग होता है जो बहुत ही धन दौलत वाले होते हैं, समृद्ध होते हैं, और एक निम्न वर्ग होता है जो बहुत ही गरीब और हमेशा जो है गरीबी में ही उसका जीवन बीतता है, और मध्य वर्ग जो बहुत गरीब भी नहीं होता है और बहुत अमीर भी नहीं होता है, लेकिन उसमें जो है वो आधुनिकता का
वहाँ पर समावेश देखा जाता है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेज़ी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब भारतीय संघर्ष में जो मध्य वर्ग था वो बहुत विकास करना चाहता था और वो पढ़ा लिखा भी होता था, तो जिससे कि वो खुद तरक्की करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ऐसा करने नहीं देना चाहती थी, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। और अंग्रेजी सरकार के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण, यानी कि विकास का अवसर न मिलने के कारण उनके भीतर जो है आक्रोश आता था, क्रोध आता था, विद्रोह की भावना आती थी। तो विद्रोह की चेतना पनपी, यानी कि उनके अंदर ये विचारधारा आई विद्रोह करने की। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अब जो है ये उस अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए वे उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। ये चाहते तो थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। नई ताकतों ने फिर सर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक स्वरूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमज़ोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उन लोगों की बात करते हैं जो कि भारत के कमज़ोर वर्ग हैं और ये जो है ऐसे जो गांव में रहते हैं और वो ग्रामीण समुदाय क्या सोचता है और क्या चाहता है, ये तलाश करने के लिए जो है नेहरू जी ने इसके लिए बहुत ही उनको अच्छा अनुभव इसका रहा और उन्होंने ये समझा कि ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा है जिसे उन्हें परिभाषित करना कठिन है, पर वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ग्रामीण जनता यानी कि गांव में रहने वाले लोग, उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। अब वो आगे कहते हैं कि मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही
उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। अनिष्टकर यानी कि बुरा करने वाला। तो भारत की जनता, जो ग्रामीण जनता है, उसकी सोच को काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में उसे स्वीकार करना है। और इसका कारण है भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, अभी भी उसका कुछ अंश बाकी है। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि सार्थक है, यानी कि अच्छा है, और कुछ ऐसा भी है जो अनिष्टकर है, निरर्थक है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भारत माता। भारत माता के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या बताना चाहते हैं और उनका क्या अनुभव रहता है, और वो किस तरह से लोगों के बीच जाकर इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला था, अब ये दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, भारत माता। तो भारत माता जो है ये दूसरा है इसका, दूसरा नहीं है, ये शीर्षक इसका कई शीर्षक है। भारत के अतीत की झांकी ये पहला शीर्षक था तलाश के अंतर्गत, और भारत की शक्ति और सीमा, और अब ये तीसरा है भारत की तलाश, और चौथा हो गया भारत माता। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भारत माता। अक्सर जब मैं भारत की शक्ति और सीमा के बाद है भारत की तलाश। भारत की तलाश, और भारत की तलाश के बाद है भारत माता। भारत माता। अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, जब सभा होती थी, जनसभा, जहाँ की बहुत भीड़ होती थी, तो एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। तो वहाँ पे जो श्रोतागण होते थे उनसे देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों को ये बताया कि हम अपने देश भारत को स्वतंत्र करने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है, मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जो है यात्रा के बारे में उन लोगों को बताते हैं जो साधारण लोग हैं, जो साधारण किसान हैं, तो उनको बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से यात्रा की, जिसमें कि उत्तर पश्चिम में खैबर, और खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने लोगों को अवगत किया। और
मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थीं। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, ज़मींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी समस्याएं, किसानों ने अपनी समस्याएं बताई, जो कि हर देश के हर जगह के किसानों की समस्याएं एक जैसी थीं, और वो उनकी गरीबी, कर्ज और यहाँ पर भारी लगान और कर देना, टैक्स देना, और वहाँ के जो ज़मींदार हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे, पुलिस का अत्याचार उन पर होता था। तो ये सभी जो समस्याएं थीं वो सभी किसानों की एक समान थी, चाहे वो किसी भी राज्य का किसान हो। तो इस तरह से ये सारी समस्याएं विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। विदेशी अंग्रेज़ी शासकों के द्वारा, अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा जो है ये सभी समस्याएं पैदा की गई थी। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। अब अखंड यानी कि भारत के सभी राज्यों को एक मानकर वो उसके बारे में सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। यानी कि एक जगह का किसान जो है वो पूरे भारत के लिए सोचे, भारत के सभी हिस्सों के लिए सोचे। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। वैसे भी चारों धाम करने की परंपरा पहले थी। जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सोचते थे कि एक बार चारों धाम की यात्रा कर ली जाए, तो चारों दिशाओं में वे जाते थे। तो बहुत कुछ वो इससे परिचित भी थे। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। ये जो बोलते हैं भारत माता की जय, तो इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता, और ये प्रश्न सुनकर वे आश्चर्यचकित पड़ जाते थे कि भारत माता है क्या। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता था वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। अब उन जो है किसानों को नहीं समझ में आता था कि अब इसका हम क्या जवाब दें। भारत माता तो सब लोग मानते हैं, लेकिन उसको कैसे उत्तर देना है, उसको किस तरह से बताया जाए। तो मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, यानी कि वो भी किसान है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है तमाम, और तमाम का अर्थ होता है वो बहुत अधिक जो है अर्थ में तमाम का प्रयोग किया जाता है।
वो बहुत से लोग, तमाम मतलब बहुत से लोग, तो वे सब लोग जो इस धरती पर चारों ओर रहते हैं और जगह जगह उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। तो भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। तो भारत माता की जय कहने से तात्पर्य यहाँ पर जनता जनार्दन की जय से है। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। और जब उनको इस बात का एहसास होता कि भारत माता जो है उन्हीं की वजह से है, भारत माता का एक हिस्सा वे खुद हैं, तब उनको जो है बहुत खुशी मिलती। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे दिया हुआ है भारत की विविधता और एकता। तो ये हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।